स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली कक्षा में हमने 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने डिस्कस किया था कि हमें इसको कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हमें कैसे करना है। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें क्या करना है, b का मान लेना है और b का मान लेने का जो तरीका होगा वो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? देखो यहाँ पे क्या है, संख्या का घन है, तो b का हम जो भी मान लेंगे हमें उसका क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, घन करना होगा। और उस घन को हमें इस रूप में लिखना है। तो सीधी सी बात है, ये देख लो कि उसके घन में से 9 कॉमन हो सकता है क्या। तो जैसे हमने ले लिया, एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 ऐसे चलेंगे कंटिन्यू। तो 2 लेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा और 8 में से 9 कॉमन नहीं हो सकता। 3 लेंगे, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 और 27 में से 9 कॉमन हो सकता है। तो b का मान क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम जानते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 रूप का होता है। अब हम लेके चलते हैं कि एक बार के लिए ये क्या है, 3m है। अब यहां हमने ये +1 +2 कहां से लगा दिया। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, a = 3q + r ऐसे लिखेंगे ना। तो q तो यहाँ देखो दिया हुआ है, तो q की जगह हमें कोई नया प्रतीक काम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, m ले लिया। अब इस r का मान क्या होगा, 0 1 2, क्योंकि r का मान क्या होता है, 0 0 से बड़ा, लेकिन जो भाजक होता है उससे छोटा होता है, यानी इस 3 से छोटा होगा। तो 0 1 2, 0 रखेंगे तो 3m, 1 रखेंगे तो 3m + 1 और 2 रखेंगे तो 3m + 2। अब हमने ले लिया कि a का मान 3m है। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो 3m का क्यूब कर दिया। तो देखो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 और साथ में क्या जाएगा, m की घात 3। अब हमें इसको इन 3 में से किसी एक रूप में लिखना है, जैसा भी संभव हो। तो देखो यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया, या कहें इसको हम 9 × 3m³ ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 27 9 दिए 27 होता है। तो a³ = 9। अब ये जो 3m³ है, इस 3m³ की जगह हमने क्या कर दिया, कोई नया संकेत काम में ले लिया, क्यूब। भाई ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और q भी क्या है, पूर्णांक है, जहां q का मान है 3m³। ऐसे ही a का मान 3m + 1, तो a³ = 3m + 1 का क्यूब। अब ये हो गया a + b का क्यूब। a + b का क्यूब सर्वसमीका लगाएंगे, a³ + 3a² + 3ab² + b³। a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³। अब इसको हम सरल करेंगे। तो 3 का क्यूब तो 27, साथ में है m³। देखो 3m का स्क्वायर करेंगे तो 9m² हो जाएगा। 9m² 1 से गुणा होगा तो 9m² ही आएगा, और 9m² है वो 3 से गुणा होगा तो 27m² हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, इससे गुणा करेंगे तो 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 3 से गुणा होगा 9, तो 9m, और 1 पे चाहे कोई भी घात लगा दो उसका मान क्या रहना है,
1 रहना है। अब हमें तो इसको इन तीन में से किसी एक रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है प्लस में 1 है और यहाँ भी है प्लस में 1 है। तो ये जो भाग है इस भाग को हमें क्या करना है, 9 क्यों लिखना है। तो लिख दो, 9 कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो 9 दिए 27, 3m क्यूब बच गया। 9 दिए 27, 3m स्क्वायर हो गया। 9 एकम 9, तो m बच गया। ये जो 1 है इसको मैंने अलग छोड़ दिया, तो a क्यूब बराबर 9। अब यहां हमने इसको q मान लिया, तो 9q प्लस 1, जहां m का q का मान है 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। अब हम लेकर चलते हैं कि a है वो 3m प्लस 2 रूप का है। क्यूब कर दें तो a क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का क्यूब। दोबारा से a प्लस b का क्यूब है, लगा दो सर्वसमीका। a का क्यूब तो 3m का क्यूब 27m क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो इसको एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। अब इसको हम सरल करें तो ये हो जाएगा 27m क्यूब प्लस, यहां हो जाएगा 9, 9 दिया 27 और 27 दूनी 54, 54m स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 3 से गुणा होगा, 4 3 12 और 12 3 से गुणा होगा 36m और 2 का क्यूब 8। 8 देखो यहाँ आ जाना। तो ये जो तीन पद हैं इन तीनों को हमें क्या करना है, 9q रूप में लिखना है। तो यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया तो 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बचेगा। अब इसको हम कह देंगे q, जहां q का मान है 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m। तो यहाँ देखो हमने तीन अलग अलग मान लिए, लेकिन उन तीनों का जब हमने क्यूब किया तो वो या तो आया 9q, या आया 9q प्लस 1, या आया 9q प्लस 8। इन तीन के अलावा अन्य किसी रूप में नहीं लिखा जाएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 रूप का होता है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। यहाँ न तो वर्ग है और न क्यूब है। हमने एक एग्जांपल किया भी था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम इन तीन में से किसी एक रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए जब वर्ग घन ऐसा नहीं है, सिर्फ संख्या की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। तो यहाँ b का मान क्या है, 6 है। तो b का मान क्या हो गया, 6 हो गया। इतना जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या हो गया, 6 हो गया माना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r हो जाएगा। अब r के देखो यहाँ पे r के क्या क्या मान होंगे, 0 1 2 3 4 5।
6 से छोटा होगा। तो r के जो मान है वो 0 से लेकर क्या हो गए 5 हो गए। अब ये मान r की जगह रख के देखो, r का मान 0, तो r का मान 0 रखेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 6q आ जाएगा। r का मान 1 रखेंगे तो a का मान 6q प्लस 1 हो जाएगा। r का मान 2 रखेंगे तो a का मान 6q प्लस 2। r का मान 3 रखेंगे तो a का मान 6q प्लस 3। r का मान 4 रखेंगे तो a का मान 6q प्लस 4। r का मान 5 रखेंगे तो a का मान 6q प्लस 5। तो हमने r के प्रत्येक मान के लिए a का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो हमें किसकी बात करनी है, विषम पूर्णांक की बात करनी है। तो यहाँ अपने पास ये जो 6 मान हैं, ये जो 6 संख्याएं हैं, हमें इनमें से किसको देखना है, विषम को देखना है। तो देखो 6q ये तो विषम नहीं है, 2 का भाग जा रहा ना 6 में, 2 दिए 6, इसका मतलब ये तो सम है, विषम नहीं है। 6q प्लस 1, सीधी सी बात है, सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, विषम संख्या आती है। कोई भी सम संख्या है उसमें सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी, और विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगी। तो 6q सम है, तो 6q में 2 जोड़ दिया यानी सम संख्या जोड़ी है, तो ये भी सम है। 4 जोड़ा है यानी सम संख्या जोड़ी है, तो ये भी सम है। ये तीनों तो कैसी हो गई, सम हो गई। 1 जोड़ा, 3 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 1 3 5, ये सब क्या है, विषम है। तो ये तीनों कैसी हो गई, विषम हो गई। तो ये तो सम है और ये कैसी है, विषम है। ये हमें इसमें क्या करना था, बताना था। तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 कैसे हैं, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ये सम पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब जो अपनी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगी वो इस रूप में तो नहीं होगी। तो ये लाइन लिख देंगे बस अब। अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है जहां q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये लाइन लिखनी है। इसके बाद ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना है। एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, तो अब संख्याएं चेंज होती रहेंगी, तरीका वो रहना है, काम हमें वैसा का वैसा करना है। और 1-2 क्वेश्चन लेकर हम इस मेथड को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए हमने लिया इसका फर्स्ट पार्ट 210 और 55, ये अपने को 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 पूर्णांक दे रखे हैं। तो हमें 210 और 55 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। हम लेंगे चरण 1, अब 210 है वो बड़ा है 55 से। अब हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो 210 को यहां हम क्या लिखेंगे, देखिए 55 का भाग लगाएंगे 210 में, 5 चौको 20, 4 बार, लेकिन 4 बार लगाएंगे तो यह आएगा 220, यानी बड़ा हो गया 210 से। तो भाग है वो कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 165।
210 में से 165 घटा देंगे, 10 में से 5 गया, 11 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, तो क्या बचा 45। तो देखो 210 को क्या लिखेंगे, 55 गुणा 3 और प्लस शेषफल 45। तो यहाँ जो अपना शेषफल आया हमें तो उसको देखना है, शेषफल शून्य है या नहीं है। तो यहाँ शेषफल शून्य है क्या, नहीं है, तो लिख दिया कि शेषफल शून्य नहीं है। ये काम यहाँ मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, इसको हम रफ पेज पे भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो शेषफल शून्य नहीं है, यदि शेषफल शून्य होता तो अपना काम खत्म था, यहीं पे HCF क्या बन जाता 55। लेकिन यहाँ क्या नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है तो हम चलेंगे चरण 2 में। अब ये काम करना है, बस संख्याएं कौन सी लेनी है, ये लेनी है, भाजक और शेषफल। तो 55 बड़ा है 45 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ एल्गोरिथम नहीं लिखना है, प्रमेयिका यूज कर रहे हैं इसमें। तो 55 को क्या लिखेंगे, भाग लगाएंगे 45 का 55 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, क्या बचेगा 10। तो 45 गुणा 1 प्लस 10। अब की बार भी शेषफल क्या नहीं आया, शून्य नहीं आया। शेषफल शून्य नहीं है तो हम चलेंगे चरण 3, स्टेप 3। अब की बार किसके लिए, 45 और 10 के लिए। 45 बड़ा है 10 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, 45 को 10 का भाग लगाएंगे 45 में, 10 चौको 40, 4 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 5 बचेगा। भाग लगा के देख लेंगे, 10 4 40, कितना बच गया 5। अब की बार भी शेषफल क्या नहीं आया, शून्य नहीं आया, तो लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है तो हम चलेंगे चरण 4 में। अब की बार किसके लिए, 5 और 10 के लिए। 10 में किसका भाग है, 5 का, तो 5 दूनी 10, 5 का भाग लगाया 10 में, 5 दूनी 10। अब की बार शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, अपना काम पूरा हो गया। शेषफल शून्य है, और जब शेषफल शून्य होता है तो HCF क्या होता है, कौन सी संख्या होगी, जिसका भाग लगाया है। भाग किसका लगाया है, 5 का लगाया है, तो यहाँ जो HCF है वो क्या हुआ, 5 हुआ। तो बस ये है अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो दो संख्याएं हैं ये चेंज करते जाएंगे, तो पैटर्न है वो ये का ये रहना है, जो मेथड है वो ये रहना है। चाहे यहाँ कोई भी दो संख्याएं दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। एक पार्ट और समझते हैं, उससे हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका 5वां जो भाग है वो है 196 और 38220। ये दो संख्याएं दी हुई हैं, काम वो कब वो करना है, चरण 1। कौन बड़ा है, 38220 बड़ा है 196 से, क्या लगा दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दी। क्या लिखेंगे 38220 को,
भाग लगाओ 196 का 38,220 में, एक बार जाएगा 196, क्या बचेगा देखो, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 8 में से 9 जाएगा नहीं, उधार लेगा, 18 में से 9 गए 9, 2 में से 1 गया 1, 100, देखिए इसने इसको उधार दिया तो यहाँ 7 बचेगा ना, 17 में से 9 गया 8, 186 बचेगा। अब ये जो 2 है वो यहाँ उतार लेंगे, 1862, इसमें जाएगा 9 बार, 9 छिक 54, हासिल 5, 9 9 81 और 5 86, हासिल 8, 9 1 कम 9 और 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, आगे 0 है, क्या बच गया 98 बच गया। अब ये जो 0 है वो ही आ जाएगा 980, तो ये जाएगा इसमें 5 बार, 196 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 980 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम क्या लिखेंगे 196 गुणा 195, और यहाँ जो शेषफल है वो क्या आ गया 0 आ गया, तो अपना जो काम है वो तो एक स्टेप में ही पूरा हो गया। शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया तो HCF क्या हो जाएगा, किसका भाग लगाया है 196 का, तो यहाँ जो अपना HCF है वो क्या हो गया 196 हो गया। तो ये था अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना।